नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में रहेगा हेनरीज लॉ। आप लोग पढ़ चुके हो, आपको याद होगा। हेनरीज लॉ में क्या होता है कि गैस के द्वारा जितनी अधिक दाब लगाई जाती है उतनी ही अधिक उनके मोल प्रभाज घुलते हैं। यानी गैस द्रव में अगर घुलता है तो उसकी मात्रा होती है उस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होता है गैस के मोल प्रभाज। यानी कि आपने पढ़ा है P = KH/XB। मैंने यहाँ पे B लिखा है, आपको बुक में नहीं नज़र आएगा, बस X लिखा हुआ मिलेगा, या हो सकता है X1 या X2 लिखा होगा। तो कई बातें ऐसी रहती हैं कि जो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर करना है। अब हम चूँकि गैस घोल रहे हैं तो गैस को तो हमने विलेय माना है, तो हमने बी लिख दिया। क्या फ़र्क पड़ता है जब हमने विलेय को वैसे भी पहले से पहचान दे चुके हैं बी के लिए, तब के लिए। अब बात करते हैं हमारे पास क्वेश्चंस कैसे आएंगे। और भी प्रश्न होंगे, कुछ मैं बताऊंगा, बाकी चीज़ों को आपको सॉल्व करना होगा। तो पहला प्रश्न आपके पास है, देखें, यदि N2 गैस को 293 केल्विन पर जल में प्रवाहित किया जाए, समझेंगे बातों को। नाइट्रोजन गैस है, उनको 293 केल्विन पर हम जल में प्रवाहित कर रहे हैं, तो 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल N2 गैस विलेय होगी। यहाँ पर बोला गया है मोल नहीं निकालना, मोल ही कितना मोल घुल रहा है ये बता रहे हैं, यानी कितना मोल प्रभाज घुल रहा है। और मोल प्रभाज अगर ज्ञात कर लिए तो मोल निकाल सकते हैं, और मोल निकाल सकते हैं तो मिलीमोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। किलोग्राम, ग्राम एंड किलोग्राम में क्या फ़र्क है। ग्राम, 1000 ग्राम को किलोग्राम कहेंगे। 1000 मतलब किलो, ठीक। मिली मतलब डिवाइडेड बाय 1000, यानी 1000 का क्या बोलते, किसी वैल्यू का 1000वां भाग, तो मिली मोल का 1000वां भाग बताएंगे। N2 का आंशिक दाब दिया गया है, यानी उस पर प्रेशर लगाई जा रही है, 0.987 बार है, तथा 293 केल्विन पर N2 के लिए KH का मान भी दे दिया गया है। जब प्रश्नों को बनाते हो तो आपको तो इतनी बात पता चलता है कि हम इसको समझते हुए ये क्या है, ये इसको समझना चाहते हैं, तो हम अपनी बातों को क्लियर करने के लिए सॉल्व करते हैं। जब लिखते हैं क्या करते हैं, क्या दिया गया है, गिवन वैल्यू क्या है, हमें यहाँ गिवन कुछ चीज़ें दिख रही है। N2 गैस दे रहा है, यानी कि B = N2। अब यहाँ पर मैं चीज़ों को अलग से एकदम क्लियर नहीं लिखूंगा, आपको समझ में आता है, सांकेतिक रूप से लिख सकते हैं सिंबल्स में। टेम्परेचर भी दे दिया गया है, इसने टेम्परेचर दिया है 293। जिसकी ज़रूरत पड़ेगी हम उनका उपयोग करेंगे, ज़रूरत नहीं पड़ेगी छोड़ देंगे। जल में प्रवाहित किया गया, यानी कि एक विलायक है हमारे पास जल, इतना तो बता रहा है ये। फिर बोलता है जल की 1 लीटर में प्रवाहित किया गया। पानी है 1 लीटर, सीधा सा मतलब है, यानी सीधे सा मतलब यहाँ पर हुआ कि V = 1, जो कि B का है, सॉरी A का है। चलो ठीक है, ये 1 लीटर है। फिर बात करते हैं इसका कितना मिलीमोल ज्ञात करना, कितना मिलीमोल घुला है ये बताना है। जबकि आगे कुछ बातें और बताया गया है। N2 का आंशिक दाब यानी कि प्रेशर 0.987 बार है, और बोला गया है कि उसी तापमान पर, तापमान कहीं चेंज नहीं हुआ, चेक कर लीजिए, तब N2 के लिए KH की वैल्यू भी दे दी गई है। KH की वैल्यू कितना है, 76.48 किलो बार। अब यहाँ पर है कहानी। एग्जाम में हम फटका कहाँ खाते हैं कि वैल्यू को उठा के सीधा सीधा पुट कर देते हैं। हम नहीं देखते कि उसके पीछे कुछ क्या दिया गया है, यूनिट दिया गया है, यूनिट में कुछ गड़बड़ कर देते हैं। जैसे यहाँ पर यूनिट है बार में, जबकि ये किलो बार है। यूनिट को एक जैसा बनाए, या तो आपके उसको किलो बार बना दो या इसको बार बना दो, सीधा सा मतलब है। तो हमें अक्सर काम कर लेना चाहिए, सिंपल छोटी वैल्यू के साथ काम करना चाहिए, छोटी यूनिट के साथ। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, किलो बार है, उसको बार करने के लिए तो हमको कहा गया 5 किलोग्राम है कोई चीज़, उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेके मैं क्या करूँगा, बोलो। 5 किलोग्राम है मेरे पास, तो मैं इसको ग्राम बनाने के लिए क्या करूँगा, 1000 से गुणा कर दूंगा।
तो ये हो गया 5, ये 1000 से गुणा कर दिया अभी, फिर ग्राम हो गया, यानी कि 5000 मेरे पास ग्राम है। बात तो वही कहानी है, यहाँ पर भी किलो है, किलो को 1000 से गुणा करना पड़ता है। तो कितना वैल्यू हो गया 76.48 इंटू 1000। यस, अब बन गया बार। करेक्ट। किसी भी चीज़ को, ये अलग चीज़ है भैया ग्राम, ये अलग चीज़ है भैया बार, वो है अलग, बहुत अलग है, पर किलो, मिली, देसी ये कोई अलग चीज़ नहीं होता, ये यूनिट के एक प्रकार होता है, यानी उस यूनिट में कन्वर्जन्स होते हैं, तो कन्वर्जन्स पे ध्यान दिया करें। यहां तक तो बात क्लियर हो गई। फिर बात करते हैं, इसको लिख दें, कितना होगा 76.48। तो यहां पर हमारा वैल्यू कहां तक चला जाएगा, दशमलव को मैं हटा देता हूं, तो कितने दशमलव पीछे चला गया, 1 2 3 4 8 0 बार। करेक्ट है। अब मुझे हेनरी के नियम की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है फाइंड करना है NB, गैस जितना घुला है उसकी मात्रा। वो मिली मोल में हम बाद में कन्वर्ट कर लेंगे, पहले मोल तो निकाल लें। ये कैलकुलेट करना है, विले का मोल ज्ञात करना है। मोल फॉर्मूला क्या कहता है हेनरी नियम के अनुसार? फॉर्मूला कहता है कि भैया P इज इक्वल्स टू KH XB। सीधा सा मतलब है, मुझे अगर XB पता चल जाएगा मैं काम कर लूंगा। मोल इसी में है, XB में मोल है, XB में मोल है। XB इज इक्वल्स टू NB बाई NA प्लस NB है वहीं पे, तो वहां से मेरा निकल जाएगा, प्रेशर खत्म मेरा। तो मैं XB इज इक्वल्स टू कर दूं, कितना होगा P बाई KH। P कितना दिया है भाई, P दिया है 0.987, और ये कितना दिया है, इतना बड़ा वैल्यू है, देखिए 76480। ये कितनी छोटी वैल्यू है, एक से भी छोटी है, और ये थाउजेंड्स में है। कैलकुलेशन मेरे लिए तकलीफ हो जाएगा। सिंपल एक तरीका अपना लेते हैं, इनटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 नंबर पीछे ले लेता हूं, तो ये हो गया 5। ये वैल्यू कितना छोटा हो गया, अब बोलो। देखने में छोटा है लेकिन मल्टीप्लाइड है, तो यानी बहुत बड़ा है, ये पूरी टोटल वैल्यू तो बहुत बड़ी है। अब हम कर सकते हैं XB इज इक्वल्स टू, मैं इसको डिवाइड करता हूं इनसे, चलिए देख लेते हैं, टाइम नहीं है सो हम ऐसे ही करते हैं। पॉइंट बोलो, 987 डिवाइडेड बाई 0.7648। चलिए ठीक, ये आ रहा है 1.290, यानी 1.29। ये वैल्यू आया 1.29, ये ऊपर चला जाएगा इनटू 10 टू द पावर -5। XB का मान मिल चुका है। अब हमें XB से चाहिए हमको NB, तो हम क्या जानते हैं, XB इज इक्वल्स टू NB बाई NA प्लस NB। चलिए यहां पर कुछ बात समझते हैं। NB ये वाला, इसको हम इसके टोटल से भाग देते हैं। अब इतनी बात याद रखना, 1 लीटर जल दिया है, Na की वैल्यू दी गई है, उसी में 1 लीटर जल में Na की वैल्यू मिल जाता है। आप समझें कि पानी का, अगर वो 1 लीटर पानी है तो उसमें मोलों की संख्या कितनी है, कि अपने दिमाग में फिट कर लें। यहां पर लिख देता हूं, एक और काम करता हूं, चलिए। तो हम यहां पे चूंकि Na के तुलना में NB की वैल्यू बहुत छोटी होगी, इसलिए हमने यहां पर Na को नेग्लेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि प्लस में है। प्लस के साथ अगर मैं कहता हूं मेरे पास 500 है, 500 रुपया है, प्लस 2 रुपया है, तो इसका क्या महत्व होगा, इसका 502 होगा ये। यस, यहीं पर वो छोटा सा रकम
इसके लिए फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 500 पे 2 पर फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी चीज़ अगर 500 में बिक रही होगी, उसको बोलना भैया 10 रुपये कम करना है तो कर, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। वो सामने वाले बोलेगा ले ले भैया, कोई परेशानी नहीं है मुझे, है ना। वही बात इस जगह पर, ये जो है इस वैल्यू की तुलना में बहुत छोटी वैल्यू है, प्लस में है, लेकिन यहीं पे 500 गुणा 2 या 500 भागित 2 की बात हो रहा है, तो बहुत डिफरेंस होता है। 500 माइनस 2, देखिए इस जगह पर इस 2 की कोई बड़ी वैल्यू नहीं है, लेकिन इस जगह पर गुणा और भाग की स्थिति में उसकी वैल्यू बहुत बड़ी है। भाग गुणा किए 1000 हो गया, भाग दिए 250 हो गया। यार फर्क तो समझ में आता है, कहां फर्क पड़ता है? गुणा और भाग पे, माइनस और प्लस पे फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इस वैल्यू को हम नगण्य कर लेते हैं। तो यहां पर हम एक लाइन लिखते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू पता नहीं है, इसकी वैल्यू पता है, कैलकुलेशन हमारे लिए बहुत हेवी हो जाएगा। सिंपल कर दिया गया कि यहां पर बोला गया कि चूंकि Na की तुलना में Nb बहुत छोटा मान है, अतः Nb को नगण्य मान लेते हैं। यस, नेग्लेक्ट कर लेते हैं। आपको ऐसी कंडीशन मिलेगी ना, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा ताकि आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हर बार ऐसा कर, तो यहां पर मिल गया हमारे पास, अतः हमारे XB इज इक्वल टू मिल गया NB बाई Na। अब आपका सवाल आया कि सर NB बाई, आपने NB को तो नगण्य किया, तो इसको क्यों नहीं किया? हमने कहा ना प्लस माइनस में ही करेंगे, हर कभी भी करना हो तो गुणा भाग की कंडीशन में नहीं करेंगे। मैं आपको प्रूफ करके दिखाया उसको। चलो, अब एक जरूरी बात और याद रखना कि जल के लिए यहां पर क्या चीज है भैया? जल। एक क्या चीज है? जल। जल के लिए Na इज इक्वल टू 55.5 होगा। ये आपको इधर फीड कर लेना है कभी भी। तो फिर आपके जवाब मिल गए। तब हमारा फॉर्मूला क्या होगा? NB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अतः NB इज इक्वल टू क्या हो गया? NB इज इक्वल टू क्या हो गया? बोलो। NB इज इक्वल टू XB इंटू Na। NB इज इक्वल टू XB कितना है? 1.29 इंटू 10 to the power minus 5 इंटू Na, हाँ 55.5। यस, कैलकुलेशन पूरा कंप्लीट हो चुका। कर लेते हैं एक बार, क्या वैल्यू आती है? 1.29 इंटू 55.5, 71.62। क्या हो गया? 71.62 इंटू 10 to the power minus 5 मोल। ये वैल्यू है मोल। कितना विलेय? हाँ, जल की मोललता भी है वो। हाँ, बताएंगे आप उसके बारे में, हड़बड़ाए मत। आप जितनी क्वेश्चंस होंगे आखिरी में आप हमें अपने हिसाब से पूछ लीजिए। चलिए, हो गया। अब इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो, मैं दशमलव को इधर ले आऊं तो कितना लिख सकता हूं? 0.7162 इंटू 10 to the power minus 3। क्या लिख सकता हूं? मोल लिख सकता हूं। यस, मैं मिली मोल लिखना चाहता हूं तो क्या करूंगा? मिली मोल मतलब इसको क्या करूंगा? ये मोल है, मोल है, ये मोल है, तो कितना मिली मोल है? मल्टीप्लाइड किससे करेंगे? 10 to the power 3 से, यानी कि 1000 से गुणा करेंगे। ठीक है, एक मोल कितना मिली मोल होगा? 1000 मिली मोल होगा। यस, एक मोल 1000, तो 1000 मिली मोल से एक मोल बनता है, याद रखना। तो कितना हो गया? 0.7162 इंटू 10 to the power minus 3 इंटू 1000 से गुणा कर रहा हूं, तो क्या मिल गया? मिली
मोल, मिली मोल में पूछा, इसने एकदम साफ कहा है कि आप इसमें नहीं निकालेंगे तो आपके वैल्यू वैसे भी पूरा काम करने के बाद भी आपका कोई मिट्टी मिल जाएगा ये। अब बताओ कितना हुआ, 0.7162 मिली मोल, और यही इसका आंसर है। तो भैया सिर्फ कैलकुलेशन नहीं, सिर्फ फार्मूला फीड करना नहीं, सिर्फ बताना नहीं ये क्या दिया वो क्या दिया, वही नहीं होता न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल होता है इकाइयों के साथ भी खेलना। अगर आप इस लेवल तक का काम करना चाहते हो तो फिर कर सकते हो। ये एनसीईआरटी की बुक में ये क्वेश्चंस सॉल्व करे गए हैं, मैंने आपको बताया भी था, उसमें सॉल्यूशन है, करके लाइएगा। एक क्वेश्चन आपका इंटेक्स में मिलेगा, 2 मिलेगा, जिसमें से एक सॉल्व कराऊंगा, एक आप बनाइएगा। प्रश्न है, सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली विषैली गैस H2S गुणात्मक विश्लेषण में उपयोग की जाती है। अब आगे पढ़ते हैं। यदि H2S गैस की जल में STP पर विलेयता 0.195 मोलार हो तो हेनरीज कांस्टेंट की गणना कीजिए। क्वेश्चन पढ़ते समय आपको कई बार ऐसी चीजें वहां पर लिखा हुआ मिलेगा, एक्चुअली प्रश्न सिर्फ इतना ही है, H2S गैस की जल में STP पर विलेयता इतनी है और इसकी गणना कीजिए। ऊपर लिखी हुई बात या तो आपको जानकारी दे रहा है या इस प्रश्न के न्यूमेरिकल से कोई रिलेट नहीं करता, सीधा सा मतलब है। हाँ, ये है कि H2S गैस को हम पानी में प्रवाहित करेंगे तो इतनी मात्रा घुल गई, ये बोल रहा है। ऊपर ये सब लिखा है कि सड़े, आपको ये बता रहा है कि H2S गैस एक्चुअली सड़े हुए अंडे के समान बदबू करती है, गंध करती है, ये बता रहा है। और ये भी बता रहा है कि भाई इसको हम लोग जब विश्लेषण करते हैं, गुणात्मक विश्लेषण करते हैं तो H2S गैस का उपयोग करते हैं, ये बता रहा है। तो कई बार ऐसे प्रश्न देख करके बड़े बड़े प्रश्न दिखेंगे तो आप घबरा के छोड़िएगा नहीं, कितने लंबे प्रश्नों को हम न्यूमेरिकल में कैसे करेंगे। आपको कोई जानकारी मिल रही है, एक्सेप्ट करो, ठीक है भैया, नमस्कार, आप अपनी जगह बैठो, आपने बता दिया मुझे, ठीक है। तो इस प्रश्न में यही लिखा हुआ है। चलिए साहब, अब सॉल्यूशन करते हैं। पहली बात कि दिया क्या गया है, यहां पर गिवन वैल्यू है, वो है, पहली बात है गिवन चीजें हैं, वो है H2S गैस, यस, बी है, जल में घुला हुआ है, यानी कि ए भी दिया गया है H2O, फिर बोला गया है इसकी विलेयता, वाह, तो इसकी सांद्रता, विलियन में सांद्रता इसकी दी गई है, मोलारिटी इज इक्वल टू 0.195 मोल पर लीटर, ये मतलब है। अर्थात 1 लीटर पानी में यानी V इज इक्वल टू 1 है, ये पता चल गया 1 लीटर पानी में, ठीक। या यूं कह सकते हैं कि भैया आयतन ही, विलियन का आयतन इतना है, चलो ठीक है, क्योंकि ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आयतन में, सो ये है, लीटर है। फिर क्या बोल रहा है, इसमें यह बता रहा है कि इसमें जो घुला हुआ मात्रा है इसका, वो कितना है। 1 लीटर पानी में इसकी मोलरता कितनी दी गई है, इतनी, तो इसका मतलब है ये 1 लीटर पानी में इतने ही मोल घुले हुए हैं, क्योंकि आपको पता है मोलरता का मतलब होता है 1 लीटर पानी में जितने मोल घुले हैं उसको मोलरता कहते हैं। सीधा सा उल्टा कर लो परिभाषा को, मोलरता, तो इसका पता चल गया हमें NB इज इक्वल्स टू 0.9195 मोल घुला हुआ है। इतनी जानकारी वो आपके सामने रख दिया। अब बोला है कि STP पर है, ये सारी कंडीशन STP पर है। अब 11th का चैप्टर नंबर 1 STP NTP, वहां पर 2 तरह से बात करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं STP किलो पास्कल है, कुछ लोग बोलते हैं टोरिसैली mm में 760 mmHg है, कुछ लोग बोलते हैं 1 एटमॉस्फेरिक को ही बोल देते हैं। ये कंफ्यूजन आपको बार बार आएगा, क्योंकि एकदम क्लियर बातें कहीं पर लिख के आपके बुक में नहीं दिया है।
आप गूगल से भी पूछेंगे ना तो कई जगह पर ये थोड़ा मिस्टेक हो ही जाता है। फिर भी अगर बुक सॉल्यूशन में जाएं तो फिर बात चेंज हो जाएगा। पॉइंट वही 978 वाला जो पार्ट है ये वाला, उसी को एक STP बोल दिया गया। कहाँ पे? ये यहाँ पर लिखे थे हमने, कहाँ पे? 987 कहीं पे लिखे थे क्या? ये दाब 987 बार को, ठीक है, 0.987 बार को। तो हम एक काम कर लेते हैं, ये सब कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम एक एटमॉस्फेरिक ले लेते हैं चुपचाप, क्योंकि वैल्यू चाहे आप एटमॉस्फेरिक लोगे तो उसका KH की वैल्यू भी एटमॉस्फेरिक में ही आएगा, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने यहाँ पर इसको कितना ले लेते हैं, दाब प्रेशर को हम ले लेते हैं 1 ATM, ठीक है। आप बार में लेंगे तो वो ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी होगी, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। और अगर 2-4 अगर सॉल्यूशन मेरे को मिलता है, अगर मैं करता हूँ तो फिर मैं आपको वो उसका अपने इसमें क्या बोलते हैं स्लाइड में वो आपको मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ पर? ATM। अब क्या चाहिए हमें? प्रेशर की ज़रूरत थी। टेम्परेचर का तो हमें उपयोग नहीं करना होता है हेनरीज लॉ में, क्योंकि वो फिक्स टेम्परेचर है, ठीक है। तो टेम्परेचर 273 जो भी है तो वो रहने दीजिए अभी, है ना, तो इतने में हो जाएगा। अब क्या फाइंड करना है आपको? फाइंड करना है, बोलो, हेनरी कांस्टेंट KH, ये लीजिए। अच्छा, ये करने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, है ना। 0.798 वाला पार्ट है ये वाला, तो 0.987 है ये, 0.987। तो इसको करें या इसको करें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला वैल्यू, क्योंकि 0.98 है यानी कि 1 के आसपास है, इसलिए हमने इसको राउंड फिगर में ले लेते हैं, ठीक है। और एग्जाम में भी वैसे ही करना है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। अब हमारे पास आता है यहाँ पे फॉर्मूला। फॉर्मूला है P इज इक्वल्स टू KH XB। अभी भी प्रॉब्लम हमारे पास है, चलो कहाँ पे चलते हैं? हम चलते हैं के ये इस पे चलते हैं। हमें तो कैलकुलेट क्या करना है, KH इज इक्वल्स टू, हाँ, XB बाई P। प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? XB पे। XB नहीं दिया गया, तो XB के लिए कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं पहले। XB इज इक्वल्स टू कितना होगा? NB बाई N प्लस NB। आपने इसको नेगलेक्ट कर दिया तो क्या मिल गया? XB इज इक्वल्स टू NB बाई NA। अब यहां पर एक चीज आता है कि XB इज इक्वल्स टू NB। NB वैल्यू दी गई है भाई, कहां पे है? मैंने देखा था ये तो क्या है? 0.195। अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा ना तो इस जगह पे क्या करूंगा पता है? 0.2 लिख के करूंगा एग्जाम्स में, 0.2 करूंगा, क्योंकि 5 को हटाने से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 9 को हटाऊंगा तो ये 2 लिख सकता हूँ। मतलब कैलकुलेशन के टाइम पे ऐसा कर सकता हूँ मैं, फटाफट करना है तो। और वो एग्जाम के टाइम पे ऐसे राउंड ऑफ नंबर या किसी नंबर्स को छोड़ना, ये सब बहुत ज़रूरी है। राउंड ऑफ नंबर करने आपको आना चाहिए, ठीक। चलो, हाँ, P बाई क्या लिखा था मैं? एक्चुअली KH है ना, हाँ, तो P बाई XB आएगा बेटा। KH लिया ना, तो हाँ P बाई XB, हाँ हो जाता है, क्या करें। तो चलिए हो गया, P बाई XB हो गया। तो यहाँ पे क्या मिला? NA कितना होगा? 55.5। अब पता चला, यहाँ पे भी यूज़ हो गया, क्योंकि 1 लीटर में दिया है, कोई इधर उधर का नहीं दिया है। अगर वही 5 लीटर या 6 लीटर में दे दिया तो बात अलग थी, उस जगह पे हम बात कुछ और सोच सकते थे। तब 2 लीटर में होता तो वैल्यू फिर डबल हो जाती। चलिए, तो पर ये हो गया। हम इस जगह पर चलते हैं, तो KH इज इक्वल्स टू 1 बाई P की वैल्यू 1, 0.195 डिवाइडेड बाई 55.5, यानी कि KH इज इक्वल्स टू 55.5 बाई 0.195, ये वैल्यू मिलेगा बस। 284.6। चूंकि मैंने यहां पे एटमॉस्फेरिक में लिया तो मैं इस जगह पे ATM लिखूंगा। अब इसको जो जिसमें भी आपको चेंज करना है चेंज कर, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा नियम नहीं लिखा है कि इस यूनिट में करना है। तो ये हुआ। एक क्वेश्चन आपको बुक में मिलेगा, उसको आप सॉल्व करके लाएंगे कल,
ठीक, यहां पे नहीं लिखा हुआ है, आपको पता होना चाहिए वो कौन सा क्वेश्चन है। अब चलते हैं हम लोग भाई वेपर प्रेशर, वाष्प दाब, ये क्या होता है। सिंपल, हम लोग अक्सर ये चीज़ देखे होंगे कि अगर किसी बोतल में पानी भरा हुआ है, कुछ खाली जगह है, और जब हम उसको कभी खोलते हैं तो फिस करके साउंड आती है, ठीक है। वेपर प्रेशर, मैंने कहा फिस करके साउंड आता है, क्यों, जरा समझेंगे। आपने कई तरह के द्रव देखे होंगे, लिक्विड देखे होंगे, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल पे बात करते हैं, चलिए। ये द्रव है, लिक्विड है, पानी। एक कटोरी में पानी रखिए, एक कटोरी में अल्कोहल रखिए, एक कटोरी में पेट्रोल रखिए, ठीक है। चलिए पानी और अल्कोहल या पानी और पेट्रोल के बारे में सोचते हैं। 2, 3, 4, 5 रखेंगे तो थोड़ा हो सकता है कंफ्यूजन आ जाए। चलो 2 ही रखते हैं, एक तरफ अल्कोहल रखते हैं, एक तरफ अल्कोहल नहीं जानते हो तो सैनिटाइजर तो होगा घर में, वही अल्कोहल है। आपको मैं ऑब्जर्व करने की कोशिश बोलूंगा कि तो क्या ऑब्जर्व करते हो, क्या देखते हो, ऑब्जर्वेशन क्या कहता है। दोनों को कटोरी में रख दिया हूं, आप क्या देख रहे हो। तो पेट्रोल भी है, जो भी है, आपने जो चीज़ देखा होगा, बताओ क्या देखते हो उस जगह पे। ये देखते हो कि कटोरी में रखा पानी और अल्कोहल, हम देखते हैं कि पानी काफ़ी देर तक रह गया, लेकिन पेट्रोल कुछ समय में ही वो उड़ गया। लिक्विड लगातार वाष्प में परिवर्तित होती रहती है, इस घटना को हम कहते हैं वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन। तो वेपोराइजेशन पानी की तुलना में अल्कोहल में ज़्यादा है, पानी की तुलना में पेट्रोल में ज़्यादा है। अब अल्कोहल और पेट्रोल में देखें तो किस में ज़्यादा है, मुझे लगता है कि अल्कोहल में ज़्यादा है पेट्रोल से। यस, डीजल में बहुत कम है, लेकिन पानी से शायद ज़्यादा होगा। जैसे मिट्टी तेल है, पानी से ज़्यादा वेपोराइज होता है मिट्टी तेल, और मिट्टी तेल से कम डीजल, और डीजल से कम नहीं, डीजल से कम पानी है, लेकिन डीजल से ज़्यादा किसका है, पेट्रोल का है। अब आपने बहुत सारे क्या बोलते हैं, हाँ, तेल में बहुत कम होता है वेपोराइजेशन। आपके घर में रखा हुआ तेल वेपोराइज नहीं होती है, पड़ी रहती है लंबे टाइम तक। तो बोलते सर हम जो तेल लगा के आते हैं वो तो गायब हो जाता है। वो गायब नहीं होता, वो आपके स्किन पर जो पोर्स होता है ना, वो उसको खा लेता है। हमारा स्किन खाता भी है, निकालता भी है, ये दोनों काम करता है। नहीं, चख के देखो, वो निकला हुआ चीज़ है, ठीक। स्किन के ऊपर हम वैक्स लगा दें अच्छे से तो वो घातक है, खतरनाक है, इसलिए अब तेल लगाइए ना, ऐसा चीज़ लगाइए स्किन के ऊपर जिसे, जो भोजन है। नारियल का तेल भोजन है, आप लगा सकते हो। सरसों का तेल भोजन है, लगा सकते हो। लेकिन हम ऐसे से तेल और क्रीम लगा रहे हैं जिससे स्किन खराब हो रही है लोगों का, जो एक्चुअली हमारी स्किन को या हमारे शरीर को नहीं चाहिए। ये तो हुआ एक जानकारी। हम देख रहे हैं कि अलग अलग द्रवों में वेपोराइजेशन की रेट अलग होती है, वाष्पित होता है। क्यों होता है बाद में बात करूंगा। वाष्पित होता है, वेपोराइज होता है। तो इसी वेपोराइजेशन से क्या हुआ, लिक्विड बना गैस, और वो जो गैस है तो प्रेशर लगाएगा ही। गैस पात्र की दीवार से टकराता है तो एक बल लगती है, और ये प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो लगता है बल, उसको हम दाब कहते हैं, यानी कि प्रेशर होता है। उसी प्रेशर को हम कहते हैं, अच्छा ये तो हो गया प्रेशर। लेकिन यहां पर अगर वो पात्र बंद है, वो पात्र कैसा है, बंद है, तो क्या होगा, लिक्विड का वेपर में यानी कि गैस में, वी लिख देता, इसकी जगह मैंने जी लिख दिया, गैस। ये लिक्विड से गैस में परिवर्तन हुआ, गैस आया यानी कि वेपर बन गया। और ये वेपर एक सीमा तक बनते बनते एक शुरुआत हो जाती कि जब भी दो गैसें आकर आपस में टकराएं या कुछ गैसों के अणु आपस में टकराने लगती तो फिर से वो लिक्विफाई होने लगता है और वो इसमें जानने लगती है। शुरुआत में गैस बनने की दर अधिक होता है, बाद में गैस से लिक्विड बनने की दर बढ़ जाती है। एक समय ऐसा आता है कि दोनों स्पीड बराबर हो जाती है। जब ये लिक्विड से गैस और गैस से लिक्विड बनता है, उस समय एक इक्विलिब्रियम क्रिएट होता है, यानी कि साम्यावस्था आ जाती है।
और जब साम्यावस्था स्थापित हो जाती है, कब होती है? क्योंकि भाई ये तो उधर जा रहा है, लेकिन इतना प्रेशर है कि उस प्रेशर से वो बाहर निकल नहीं पा रहा है, वातावरण में फैल नहीं पा रहा है, जबकि वो आपस में टकराने लगा है अणु में, तो फिर लिक्विड भी बनने लगी। और ये लिक्विड नीचे वजन रहेगा, लिक्विड गैस की तुलना में ज़्यादा वजन वाला है, तो वो नीचे बैठ जाता है क्योंकि मॉलिक्यूल बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से इस समय जब साम्यावस्था स्थापित हो जाती है, उस समय जो हमने इस पर दाब मापी लगाया है वो क्या हो जाएगा, उसकी सुई आगे बढ़ जाएगी। जब साम्यावस्था स्थापित हो जाता है, यानी कि शुरुआत में क्या हुआ, सुई धीरे 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 वो आगे बढ़ने लगी, सुई जो है धीरे 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 आगे बढ़ने लगी। एक समय ऐसे आया कि अब उसके आगे नहीं बढ़ रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि साम्यावस्था स्थापित हो गया, यानी कि लिक्विड से गैस और गैस से लिक्विड बनने की प्रक्रिया बराबर चल रही है। तो ऐसी स्थिति में जो दाब आता है, उस दाब को कहा जाता है वेपर प्रेशर। हम यहां पर वेपर प्रेशर को P से दर्शाएंगे, करेक्ट? तब हम जान चुके हैं कि अल्कोहल को यहां लेंगे और पानी को लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। पानी चूंकि कम वेपराइज होता है तो वेपर प्रेशर कम होगा, किसकी तुलना में, अल्कोहल की। लेकिन तेल की तुलना में, नॉर्मल खाने का तेल है उसकी तुलना में पानी का ज़्यादा होगा। ऐसा नहीं कि तेल भी वेपराइज नहीं होगा, होता है, लेकिन इतना माइनर होता है कि बहुत लंबे समय लगता है उसके लिए। तो समझ में आ गई? तो अल्कोहल का ज़्यादा इसका। अब यहाँ पर एक बड़ी फैक्ट की बात करता हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा। जब ये वेपोराइजेशन होता है तो इसके पीछे क्या है, कौन सी साइंस छुपा हुआ है, उसके बारे में बात करते हैं। आप जानते हैं कि हर जगह पे द्रव की अणुएं हैं, बोलो ऐसे ही है ना? तो मैं यहां पर नहीं लिख रहा हूं, इनके अणुओं को सतह पर लेके चल रहा हूं। देखिए ये सरफेस पर है, द्रव की जितनी अणुएं सरफेस पर एयर के संपर्क में रहेगा या खुले वातावरण के संपर्क में रहेगा, उतने ही ज्यादा वेपोराइजेशन होगा। ठीक है? अगर आप पानी के वेपोराइजेशन को रोकना चाहते हो तो उसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाल दो, तेल एक फिल्म बना लिया, तेल का वेपोराइजेशन नहीं होता है, इसलिए क्या हुआ, तेल वो फिल्म जो है उसके वेपोराइजेशन को रोक देगा, पानी बचा रहेगा। कंपटीशन कर सकते हो स्कूलों में, है ना? कुछ भी करो बेटा, लेकिन तेल का वेपोराइजेशन रोक दो। तो आप ये वहाँ पर आप ये नहीं बोलेंगे सर हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे तो वेपोराइज होगा, फिर उसके बाद ये होगा, उसके बाद दाब लगेगा, जो भी होगा। लेकिन वहाँ पर हम कह रहे हैं एक चीज़ कि अब वैसी स्थिति में बिना ढक्कन लगाए रोक दो, तो आप क्या करोगे, एक बूंद तेल डाल दो, बराबर फैल जाएगा वो। ठीक, चलिए साहब, यहाँ पर क्या देखने को मिला, जितना ओपन एरिया में रहेगा उतना ही ज़्यादा वो वेपोराइज होगा, क्योंकि उनकी अणुएं सीधे संपर्क में हैं एयर के, यस, या खुले वातावरण के। इसका कारण भी है, इसका कारण है कि इस जगह पर, चलो उसका बहुत लंबा कहानी नहीं सुनाऊंगा, बस इतना समझेंगे। तो इसका मतलब है अणुएं जितनी खुले जगह पे रहेंगी उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन इसका क्या मतलब हुआ, इसका यह मतलब हुआ कि इस सरफेस पर जितने मोल ओपन रहेगा, मोल मतलब अणुओं की संख्या, अगर मैं इसी में कोई विलेय मिला देता हूं, देखिए मैं पहले मिला रहा हूं अवाष्पशील विलेय, अवाष्पशील मतलब नॉन वोलेटाइल। इसका मतलब क्या होता है, जो वाष्पित नहीं होती, जैसे नमक है, शक्कर है, यूरिया है, ये सब वेपोराइज नहीं होता है, वो मिलाता हूं। जैसे वो मिलाता हूं तो हर जगह पर इसकी अणुएं भी रहेंगी और वो अवाष्पशील विलेय का भी रहेगा। तब सरफेस पर क्या रहेगा, कुछ अवाष्पशील विलेय की अणुएं भी आ जाएंगी, बोलो। अब सतह पर जो अणुएं वेपोराइज हो रही थी उनकी संख्या पहले की तुलना में कम हो गई। तो क्या कम हो गया, मोल कम हो गया उसका। जब मोल कम हुआ तो उसका मोल प्रभाव भी कम हो गया, क्योंकि तुलनात्मक रूप से होगा। किसका मोल, जो वेपोराइज होती है उनका मोल, प्लस मतलब, और उसके साथ कौन है, जो रोकने वाला, जो नहीं, जो रोक रहा था अवाष्पशील का। तो इस जगह पर जो इफेक्ट पड़ता है ना वाष्पीकृत होने का, जिसकी वजह से इस पर वाष्प दाब क्रिएट होगा,
वो उसके वाष्प दाब प्रभावित कर रहा है। अगर विलायक है, विलायक के मोल प्रभाव, इसका हमने B मान लिया है, तब इसका मोल प्रभाव, इसका वाष्प दाब इसी के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। यानी जितनी उसके अणुएं होंगी ऊपर में सतह पे, उतना ही ज़्यादा उसका मोल प्रभाज होगा। ये चलिए इस फैक्ट को समझना है आपको, ठीक। तो क्या हुआ, ये हुआ। अगर मैंने इसमें क्या मिला दिया, अब दूसरा सवाल आता है। अगर मैंने इसमें B में हमने वाष्पशील विलेय मिला दिया तो क्या होगा, पहले वाला कम वाष्पित होती थी, अब ये वाला भी वाष्पित होने लगा, ठीक। अभी अवाष्पशील मिला है, अब थोड़ा सा देखना है, दोनों ही वाष्पशील है। पहले जल था, अब उसकी अणुएं थी, यस। अब मैंने वाष्पशील मिला दिया, वाष्पशील में क्या, अल्कोहल मिला दिया। अब ये डिपेंड करता है कि वाष्पशील द्रव या विलेय मिला दिया। अब ये इससे ज़्यादा है कि इससे कम है, वो अलग बात है। अगर इससे कम वाष्पशील है तो इसकी वाष्प दाब को घटाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा वाष्पशील है तो ये वाष्प दाब को बढ़ाएगा। तब स्थिति ये आएगी कि इसके ऊपर जो वाष्प दाब उत्पन्न होगा, यहाँ पर वाष्प दाब उत्पन्न होगा, इनकी वजह से जो वाष्प दाब उत्पन्न होता है उसको मैं PA मान लूं, और इसके द्वारा जो वाष्प दाब उत्पन्न होता है उसको PB मान लूं, तो इनको कहूंगा इनका पार्शियल वेपर प्रेशर, यानी कि आंशिक वाष्प दाब A का। आंशिक मतलब होता है उनका जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी कि विलायक का वाष्प दाब को हम उनका विलायक का आंशिक वाष्प दाब या उनका पार्शियल प्रेशर कहेंगे। तो इनके वाष्प दाब और इनके दोनों के वाष्प दाब यहाँ पे, क्योंकि दोनों का वेपर आएगा ऊपर में, तो दोनों का वाष्प दाब हमें मिलेगा PA और PB। तो यहाँ पर हमें विलयन का वाष्प दाब जो मिलेगा PA प्लस PB मिलेगा, क्योंकि डाल्टन के आंशिक वाष्प दाब के नियम के अनुसार, डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के अनुसार होगा। यानी जो अगर ऐसा कहा गया है, डाल्टन ने कहा था कि एक सिलेंडर लिया मैंने, उस सिलेंडर में मैंने कुछ मात्रा A गैस का लिया, तो उसका वेपर प्रेशर, उनका वाष्प दाब मुझे मिला PA। फिर उसको निकाला मैंने, दूसरा लिया B लिया, तो B का वाष्प मतलब उसका वाष्प दाब या गैस का प्रेशर मुझे मिलता है B। अगर मैं दोनों को डाल देता हूँ इसी में, पहले अलग अलग लिया फिर उसके बाद में डाल देता हूँ दोनों को एक साथ, तो जो मुझे यहाँ पर मिलेगा PA प्लस PB मिलेगा, अर्थात कुल प्रेशर हमें ये मिलेगा। तो ये बात डाल्टन के आंशिक दाब के नियमानुसार हो रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया? कुछ चीजें आपने सीखा यहाँ पे, हम यहाँ पर सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि किसी द्रव के द्वारा वाष्प में परिवर्तन, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर लगेगा ये भी दरार है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इसके द्वारा वाष्प में परिवर्तित होने के लिए जो दाब लग रहा है उसे हम वाष्प दाब कहेंगे उस तरह का। एक सिंपल परिभाषा, सिंपल डेफिनेशन दे दिया हूं मैं, ठीक है। अब चलता हूं मैं यहां पर द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब। तो मैंने यहां पर वही बताया, अगर दो ऐसे द्रव हैं जो आपस में मिक्स होते हैं और दोनों ही वाष्पशील है, तो दोनों द्रवों के वाष्प एक दूसरे को क्या करेगा, वो एक दूसरे के वाष्प दाब का योगफल होगा कुल दाब। ये यहाँ पर आप इसको पढ़ना, बुक में ऐसा ही छपा हुआ दिखेगा आपको, है ना, जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर लिया। अब मैं आपको इस वाष्प दाब से रिलेटेड एक ज़रूरी बात बताऊंगा, राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम 1886 में दिया था फ्रेंच केमिस्ट, क्या नाम है, फ्रांसिस मार्टे राउल्ट ने। ये याद रखेंगे, फ्रांसिस मार्टे राउल्ट। तो राउल्ट का नियम कहते हैं ना, राउल्ट। ये नियम क्या कहता है, जो मैंने यहां पे बताया, किसी विलयन में किसी घटक का वाष्प दाब उनके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। क्यों? क्योंकि मैंने मोल प्रभाज कहां से आया, मोल से आया। मोल कहां से आया, अणुओं की संख्या से। अणुओं की संख्या इफेक्ट करती है। यस, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। तो मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। वाष्पशील द्रवों के विलयन में अगर दोनों द्रव वाष्पशील है तो हो सकता है ए ज्यादा वाष्पशील हो या बी वाष्पशील हो, कुछ भी हो सकता है, इसमें हम नहीं कह सकते ए है कि बी है।
तो दो द्रव हमारे पास अवेलेबल है। देखो, इसको डिफाइन करने का, इसको परिभाषित करने का, इसको एक्सप्लेन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो यहां पर देखें, बोला गया है वाष्पशील द्रवों के विलयन में, यानी कि दो या दो से अधिक द्रव हैं जो कैसा है, वाष्पशील। तो हमने बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, तो बाइनरी पे बात करेंगे, ए और बी में बात करेंगे। विलयन में उनके घटकों का वाष्प दाब उनके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो क्या हुआ यहां पे, अर्थात हमें मिलता है पी ए समानुपात, यार मैं गलत लिख दिया, समानुपाती एक्स ए, इनका वाष्पदाब इनके मोल प्रभाज के, ए का वाष्पदाब ए के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तब यहां पर पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए लिखा जा सकता है। एनसीईआरटी ने डायरेक्ट लिखा है पी नॉट ए। इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि इसको और ज़्यादा अच्छे से दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं? ये पी नॉट ए कैसे आया, क्योंकि हम कैसे जानते हैं, हम तो यही जानते हैं ना। मैं कर देता हूँ, चलिए एक बार समझा देता हूँ इसको, फिर आपको ये पी नॉट ए कैसे आया मैं अपने तरफ से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एग्जाम में आप ऐसा कर सकते हैं। तो पी ए जब भी समानुपातिक चिन्ह को हटाते हैं तो हमें एक मिलता है कांस्टेंट, यस के। इक्वेशन नंबर 1, के क्या है मैं पता लगा के बताता हूं। अगर मैं कहता हूं कि ये विलयन में बी है ही नहीं है, यानी कि एकदम शुद्ध है, तब क्या होगा? शुद्ध विलायक, ए विलायक है ना, विलायक के लिए अगर शुद्ध है विलायक, तो उसका वाष्प दाब अपने आप में बहुत ही उच्च होगा। याद रखना बेटा, विलयन है, कोई विलायक है, उसका वाष्पदाब जो आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा मैं जो कह रहा हूं। कोई पानी है जो उसका वाष्पदाब आ रहा है, लेकिन अगर मैं उसमें कोई विलेय मिला देता हूं तो दोनों की अणुएं आई। तो जो विलेय मिलाता हूं ना, उसके बाद जो वाष्पदाब आता है, आंशिक वाष्पदाब, एक्चुअली विलयन में होने पर उसका वाष्पदाब अलग आएगा, कम आएगा। और कितना कम आएगा वो हम आगे बताएंगे, ठीक है, क्योंकि उसके मोल प्रभाज इफेक्ट कर रहा है उसको। ठीक, तो इसी तरह से यहां पर हमने इसके वाष्पदाब को क्या कहा, इसके वाष्पदाब को कहा उसके शुद्ध अवस्था के वाष्पदाब के बराबर मान लिया। कब? जब वो शुद्ध है, शुद्ध अवस्था होगा तब ये मानेंगे। ठीक है। दूसरा है एक्स ए, ये 1 होगा क्योंकि इसमें बी है ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है किसी भी विलयन में 2 घटक है तो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। जब बी है ही नहीं है तो 1, बी नहीं है तो उसका वाष्पदाब कितना, उसका मोल प्रभाज कितना हुआ? 0 होगा। बोलो, तो हो गया ना 1। तो इस तरह से मान रखें। मान रखने पर मैं इन मानों को रख दूं यहां पे, तो क्या मिलेगा? पी नॉट ए इज इक्वल टू के, और एक्स ए का मान कितना हो गया? 1, मतलब पी नॉट ए इज इक्वल टू के। मतलब इस जगह पर के एक्चुअली पी नॉट ए है, सिद्ध होता है। तो क्या हो गया? अतः समीकरण 1 क्या हुआ? पी ए इज इक्वल टू के, मतलब पी नॉट ए एक्स ए। अब एक बात बता दूं, इतनी चीजें आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं लिखा है। इसका मतलब नहीं एनसीईआरटी बुक गलत से नहीं बोलूंगा, उसने डायरेक्ट बता दिया भाई के जो है ये है, और हमें चाहिए उसको एक्सप्लेन करना। हमें पता होना चाहिए कि हम इसको कहां से ला सकते हैं। इसी प्रकार घटक बी के लिए क्या होगा? पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी होगा। अब एक और बातें नजर आ रही है, वो है 2 विलयन है ना, दो लिक्विड है, उससे बना हुआ विलयन है। तब क्या होगा? डाल्टन के आंशिक दाब के नियमानुसार
अनुसार विलयन का वाष्प दाब के अनुसार क्या होगा, P इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी होगा, क्योंकि P क्या चीज़ है, लास्ट में लिखूंगा, घबराए नहीं, यहाँ तक तो क्लियर है ना क्या चीज़ है, P क्या चीज़ है, विलयन का वाष्प दाब कुल टोटल। आप चाहें तो PT लिख सकते हैं, बुक में लिखा है क्या, वाष्प दाब कुल, P कुल या टोटल लिख सकते हैं, या ना लिखते हैं तो भी चलेगा। तब हमें यहाँ पर पता चल गया, अतः हमें ये मिल जाता है, अतः PT इज इक्वल्स टू P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B एक्स बी। अगर दो घटक हमारे पास अवेलेबल है एक्स ए प्लस एक्स बी, इतने में हो गया काम, इतने में सब कुछ क्लियर है। अगर मैं इसको और भी एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं कर देता हूँ आपके सामने। मैं कोई भी एक घटक की वैल्यू को लेकर के, सिर्फ मुझे एक का मोल प्रभाव पता है, दूसरे का ना पता हो तो भी मैं कैलकुलेशन कर सकता हूँ। चलो कैसे, मैं एक को ले लेता हूँ, एक्स को ए को ले लेता हूँ तो क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स बी मिलेगा। सो क्या होगा, पी टी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी हो गया, प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तब पी टी इज इक्वल्स टू, पक्षांतर कर देता हूँ ताकि आपको साफ साफ नजर आए, क्या मिला ये वाला, अच्छा इसकी वैल्यू क्या हो गया, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी होगा। यस सर। इसको आगे पीछे लिख देता हूँ। तो इस तरह से हमारे पास ये फॉर्मूला मिलता है, और इस जगह पर एक्स बी मिल गया, तो एक्स बी को हम क्या ले सकते हैं, चलिए तब हम लिख सकते हैं पी टी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए प्लस एक्स बी को हम निकाल सकते हैं बाहर, बोलो एक्स बी कॉमन, तो क्या मिल गया, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, मिल गया फॉर्मूला। जरूरी ये है कि आप इसको समझें, यहां तक कि आपको परेशानी नहीं है। यह है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम इतना ही है, समझ लो। इसमें जो डेरिवेशन की जरूरत है वो आपको बता दिया। तो दो द्रवों से बना हुआ विलयन है या वाष्पशील द्रवों से बना हुआ विलयन है, तब की कंडीशन में राउल्ट का नियम ये कहता है। अब चलता हूं मैं थोड़ा आगे। अब राउल्ट के नियम को एक ग्राफ से शो करते हैं, वेपर प्रेशर के साथ। ध्यान से सुनिएगा, ग्राफ। पहले इसमें क्या क्या चीज़ है मैं एक्सप्लेन कर दूं, बता दूं, क्या लिख दूं? लिख लोगे? पक्का? यस। कोई परेशानी नहीं? तो बता सकते हो क्या पी ए क्या है? चलो यहाँ पी क्या चीज़ है? पी या पी टी दोनों ही क्या चीज़ है? कुल नहीं, विलयन का कुल वाष्प दाब, थोड़ा सा विलयन का है वो। पी ए पी नॉट ए फर्क आ गया, पी बी पी नॉट बी, ठीक है, एक्स ए एक्स बी, इतना ही तो है क्या? ये है विलायक का, सॉरी मैं थोड़ा सा यहाँ पर वो थोड़ा सा वाक्य चेंज कर रहा था, तो मैं यहाँ पर और अच्छा लिख देता हूँ, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, जबकि ये जो है विलयन में विलायक का वाष्प दाब। बात समझ में आया? छोटी सी मिस्टेक करेंगे गड़बड़ हो जाएगी, दोनों लिख सकते हो अब। ये विलायक का मूल प्रभाज,
ठीक है, अब देखते हैं ग्राफ। ये साइंस किसके तरफ जाता है? पी ए समानुपाती एक्स ए की तरफ। कोई भी ग्राफ अगर आप समझते हो तो क्या मतलब होता है? यही मतलब होता है कि जैसे मैंने x लिया, ठीक है, और इधर मैंने लिया दाब, ठीक है, वाष्प दाब। मैं कहता हूं कि अगर इसकी समानुपातिक है तो x1 की वैल्यू p1 के बराबर है, x2 बढ़ गया, मोल प्रभाज बढ़ गया, दाब बढ़ गया, बढ़ा मतलब ऊपर जा रहा है, घटता तो नीचे आता। हाँ, तो ग्राफ क्या हुआ आप देख रहे हो, ऐसे जा रहा है, मतलब इसके बढ़ने पर ये बढ़ रहा है, लेकिन इसके घटने पर क्या होता, ये घटता। यस, चलो क्लियर है। तो अब इस ग्राफ को समझो, ये समानुपातिक ग्राफ है ना, ध्यान रखना। ये ग्राफ आपको कई बार मिलेगा ना इस चैप्टर में, इसलिए इस ग्राफ को आप ध्यान से समझना। यहीं पे मोल प्रभाज, मोल अंश भी कह सकते हो, तुम्हारी मर्जी। मोल फ्रैक्शन x, x अक्ष ये है, y अक्ष में आपको मिलेगा वाष्प दाब। आप लिख लेना कॉपी घुमा के, मैं नहीं घुमा सकता इसको, वाष्प दाब है ना, राइटिंग खराब हो जाता है। ठीक, करूं घुमा के? बोले चलो समझे, ये किसके लिए है? मोल प्रभाज जितना ज्यादा रहेगा वाष्प दाब उतना अधिक रहेगा। एक मेरे पास विलायक है, ए घटक है, ए घटक इस जगह पर मोल प्रभाज 1 है, अर्थ निकला अत्यंत शुद्ध है, ठीक। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं यहां पर इसका मोल प्रभाज हो गया 0। मैं ए में बी मिला रहा हूं, बी मिलाऊंगा तो ए की तुलना में बी की मात्रा घटने लगी, बोलो, तो उसका मोल प्रभाज घटने लगा, उस तरफ कम हो गया। कौन कम हो गया? मोल प्रभाज। यहां पर अत्यधिक इसका वाष्प दाब होगा, यानी कि इसके खुद के लिए खुद का वाष्प दाब अत्यधिक होगा, यानी उच्चतम होगा। तो उच्चतम होगा P0A होगा। कोई वैल्यू ले लेते हैं, चलिए यहां पर ये वैल्यू, ये P है ना, पूरा ये P को दर्शा रहा है ना ग्राफ, ठीक है, कम ज़्यादा जो भी होगा। तो ये हुआ, तो इस जगह पर इसका वाष्प दाब हमें मिल रहा है P0A के बराबर, करेक्ट। जैसे जैसे जाता हूं कम हो रहा है, ये कम हो रहा है तो ये भी कम होगा, घटते जाएगा घटते जाएगा घटते जाएगा। ग्राफ सीधा सीधा, जब मोल प्रभाज 0 हुआ तो वाष्प दाब भी 0 हो गया। यस, 0 हो गया, 0 हो गया, ये 0 हुआ, ये भी 0 होगा, ग्राफ ये चला गया। क्लियर हो गई? अब दूसरे पक्ष में बात करते हैं। मैंने B लेना है, लेकिन इस जगह पर B तो बिल्कुल है ही नहीं है, क्योंकि ये शुद्ध है तो वो कहां से होगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा XB की वैल्यू यहां तक पहुंचते पहुंचते 1 हो जाएगा, यानी अत्यंत शुद्ध हो जाएगा। जब अत्यंत शुद्ध होगा तो इसका, जैसे जैसे मैं गया इधर से, और तो इस तरह से इसका वाष्प दाब बढ़ने लगा, किसका? B का बढ़ते 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 यहां तक पहुंच गया। चलिए ठीक है, तो ये वाला पॉइंट शुद्धतम में, ये वाला पॉइंट है P0B। तो ये ग्राफ जो है, राउल्ट का नियम का ये ग्राफ कहता है PA इज इक्वल टू P0A, XA कहता है। तो ये ग्राफ उस चीज की वैल्यू अलग अलग मोल प्रभाज पर अलग अलग वाष्प दाब के साथ संबंध बताता है, और वो ये है P वैल्यू इसका अलग अलग आता है हर जगह पे। इस जगह पर P वैल्यू इसकी शुद्धतम के साथ गुणा होगा उसका मोल प्रभाज का, इस वैल्यू के साथ गुणा होगा उसके मोल प्रभाज को। सुनो, इस वैल्यू से मोल प्रभाज को गुणा करोगे उस जगह पे तो ये मिलेगा, तो PA का मान मिलेगा उसके P0A, और इस जगह पर इसका जो वाष्प दाब क्या है? मोल प्रभाज है XA। तो किसी भी जगह का जो पॉइंट है
उसके वाष्प दाब का उसके शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब उनके उस जगह के मोल प्रभाज के गुणनफल है। यही तो बता रहा है। क्या है बेटा, बिना सोचे समझे हम राइट मतलब ग्राफ बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एग्जाम में जाकर यहाँ पे लिखते हैं, लिख के आ सकते हैं, तुमको पूरा मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर दिमाग ही काम नहीं किया तो आप कहाँ हैं? आप उसी जगह पे पड़े हैं जिस जगह से आप पहले थे। तो 12th से जा रहे हैं तो 12th को एंजॉय करके जाइए ना। ठीक है, क्लियर हो गई? अब वो तो भाषणबाजी चलता रहता हमारा। अब चलते हैं आगे। दूसरा, इसका वैल्यू हर जगह पे क्या होगा? पी ए इज इक्वल टू पी बी, सॉरी पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी के बराबर। ठीक है, तब उस विलयन को का कुल वाष्प दाब क्या होगा? इतने का प्लस इतने के साथ। बोलो, इस हाइट का प्लस इस हाइट के साथ, तो वैल्यू क्या आएगा? इस हाइट तक आएगा। बोलो, तो मतलब ये है भाई, इसमें इतना जुड़ जाएगा ना भाई। तो मतलब ये है कि मैं सीधी सी बात बोलूँगा, इस लाइन को समझें, ये P है, PT है, जो एक्चुअली PA प्लस PB है। तो मैंने जितना समझाया दोबारा नहीं समझा पाऊँगा, क्योंकि आप वीडियो दोबारा देख लेना, रिकॉल कर लेना। जब नहीं समझ में आएगा कोई लाइन, जहाँ पे नहीं आएगा वो मुझसे पूछ लीजिएगा। हर बार बोलता हूँ पूछने के लिए, ज़रूरत है तो पूछो, नहीं ज़रूरत है तो क्या। ठीक, ये हो गया हमारा ये। अब चलता हूं मैं। राउल्ट का नियम हेनरी के नियम की एक विशेष स्थिति बड़ा मजेदार है। थ्योरी में आप पढ़ लेना, लिख लेना, जो करना है कर लेना, लेकिन मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हेनरी का नियम क्या कहता है उसको समझो। हेनरी का नियम कहता है ऐसा, बता देता हूं, यहीं पे लिख देता हूं जैसा लिखा है, KH XB। मैंने B लगा के लिख रहा हूँ ना, वैसे बुक्स में नहीं लिखा मिलेगा आपको XB, X बस नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हेनरी का नियम है। और राउल्ट का नियम क्या है? P इज इक्वल टू P नॉट A XA PA। यस सर। दोनों को अगर हम समझने की कोशिश करें तो क्या मिलेगा? अगर इसको B के साथ ले तो क्या लिख सकते हैं? PB इज इक्वल टू P नॉट B XB। जरा समझा, ये कहता है मैं जितना दाब लगाऊंगा मैं जितना दाब लगाऊंगा मैं जितना ज़्यादा दाब लगाऊंगा इसमें घुलने वाला ये B है, यस, तो XB उतना ही ज़्यादा होगा। सही है, मैं जितना ज़्यादा दाब लगाऊंगा उतना ही ज़्यादा क्या घुलेगा? B घुलेगा। ये बोल रहे, दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती। ठीक है, यहां पे ये क्या कहता है? ये भी तो बंद है, हम मोल इसके साथ ले लेते हैं, वाष्प प्रेशर के साथ। ये यहाँ पर प्रेशर आएगा, यहाँ पर भी A था, A पर B खुला हुआ है ना, बोलो। यहाँ पर भी A पर B, क्यों? विलायक पर विलय घुलेगा। अब ये कह, यहाँ पर क्या किया हमने? ऊपर से प्रेशर लगा के घोला, तो जितना प्रेशर लगा उतना ही ज़्यादा मात्रा में घुला। यहाँ पर क्या हुआ? विलयन में मैंने A पर B लगा डाल करके, यानी कि विलायक में विलय डाल करके मैंने घोल दिया। दोनों वाष्पशील है। यहाँ पर गैस वाष्पशील था B, गैस था B। यहाँ पर जो द्रव है दोनों में से B भी वाष्पशील है। तो जितना ज़्यादा इस पर XB होगा उतना ही ज़्यादा इसका आंशिक दाब होगा PB। अब देखिए, ये यहां पर प्रेशर जो आएगा वो PB ही तो है।
यस, यानी कि ये प्रेशर क्या चीज था, पीबी था। अब सोचो जरा, ध्यान से समझना, गैस पर दाब लगाएंगे, गैस दाब जितना लगाएगा उतना बी घुलेगा, उसका मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। यहां पर क्या बोल रहा है, विलेय का मोल वाष्प दाब उसमें घुले हुए मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यानी इस पे जितनी अधिक मात्रा में मोल प्रभाज होगा विलेय का, उतना ही वाष्प दाब उसका होगा। सोचो, जितना विलयन में विलेय का मोल प्रभाज होगा उतना ही वाष्प दाब उस विलेय का होगा। वही बात तो ये कह रहा है, जितना मैं दाब लगाऊंगा उतना ही मोल प्रभाज खुलेगा। उल्टा सोच लो, जितना मोल प्रभाज होगा उतना ही इस जगह पे दाब लगेगा। तो दोनों ही कंडीशन सेम है। तो एक स्थिति में, एक परिस्थिति में दोनों चीजें, दोनों का ये जो क्या है स्थिरांक, दोनों का ये स्थिरांक, यानी एक तरह से दोनों स्थिरांक एक जैसे ही स्थिरांक होते हैं। यानी KH तथा हाँ क्या बोलते हैं P0 A एक जैसा ही स्थिरांक है। साइंस देखिए, चाहे आप कहीं से भी ले लें, वो गैस की तरफ से होकर आया और यह द्रव की तरफ से गया, पर दोनों में दोनों साइंस आकर के एक जगह मिल गया। देखो वैज्ञानिक क्या खोज निकालते हैं, ठीक है। बहुत बड़ी बात है बेटा, इन्हीं चीज़ों को समझना है आप लोगों को। तो आप इसको स्टडी कर लीजिएगा, एक बार रीड करेंगे तो क्लियर हो जाएगा और चीज़ें। ठोस पदार्थों का द्रव्य विलयन एवं उनका वाष्प दाब। ठोस पदार्थ, मैंने इसके बारे में आपसे यहीं कहीं पे बात किया था। यहां पे अवाष्पशील विलेय मिलाने पर वाष्प दाब में कमी आ जाती है। अवाष्पशील विलेय क्या करता है, इसके मोल प्रभाज को कम कर देता है। किसके? विलायक के मोल प्रभाज को कम कर देता है ना, जिसकी वजह से उनकी सतह पर अवाष्पशील विलेय अणु आने की वजह से कुल जो वहाँ पर वाष्प दाब आता है वो घट जाता है। तो वही बात यहाँ पर है, एक हेडिंग में लगा दिया हूँ। अब इसकी स्टडी वहाँ पे मैं करा दिया था, एक ही जगह करा दिया था, सब कुछ अलग अलग कराऊंगा तो ज़्यादा लंबा टाइम लगेगा करके। तो ये बातें यहाँ पर हो गई। क्लियर है? किसी दिए गए ताप पर द्रव वाष्पित होता है तथा साम्यावस्था पर द्रव के वाष्प का द्रव प्रवस्था में डाला गया दाब उस द्रव के वाष्प दाब के कहला। ये परिभाषा बनाया उसने। चलो ठीक है, हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे आदर्श एवं अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन क्या है, अनादर्श विलयन क्या है, अनादर्श विलयन कितने प्रकार का होता है, डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।